बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 79 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 80 मुलाहिज़ा फरमाएं। और फिर आधे घंटे बाद वो लोग उस मकान से निकल रहे थे। जीजे का मकान हैदरी महल्ले में था। गलियों से होते हुए एक कुशादा सड़क पर निकल आए और सड़क पार करके एक और गली में घुस गए। हफीज मलिक को एक चादर उड़ा दी गई और शारिक उसके साथ साथ चल रहा था। उसने पिस्तौल की नाली मलिक हफीज के पहलू से लगा रखी थी और उसे बहुत वादे अल्फाज में यह धमकी दी गई थी कि अगर उसने भागने या किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे बेदरी गोली मार दी जाएगी। वो लोग शहर से निकलकर रेलवे लाइन के पास पहुंच गए। सबसे आगे जीजा था, उसके पीछे मलिक हफीज और शारिक थे, उनके पीछे समीना और शाहपरी। आखिर में 9 लक्का लुढ़कता हुआ नजर आ रहा था। रेलवे लाइन के दाईं तरफ एक कब्रिस्तान था और बिल्कुल करीब एक मिज़ार पर झंडे लगे हुए थे और बत्तियां जल रही थी। ये शायद किसी बुजुर्ग का मिज़ार था। शाहपरी ने समीना से पूछा, ये उस हस्ती का मिज़ार है जिसने इस खित्ते में इश्क मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान रकम की थी। आज वो हस्ती अगरचे मनो मिट्टी के नीचे दफन है, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। मैं समझी नहीं वो हस्ती। शाहपरी ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। इसका नाम हीर है, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर हीर रांझा की दास्तान सुनाने लगी। आखिर में वो कह रही थी, लोग बड़ी तादाद में इधर आते हैं। सच कह रही हो? शाहपरी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। ऐसे ही लोगों की वजह से आज मोहब्बत जिंदा है। अगर ये लोग अपनी मोहब्बत में साबित कदम ना रहते तो हमें ऐसी दास्तानें सुनने को भी ना मिलती। हाँ, मोहब्बत जिंदाबाद, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो लोग आबादी से दूर खेतों में पहुंच चुके थे। वो एक तंग सी पगडंडी थी जिस पर वो चल रहे थे। पगडंडी पर चलते हुए एक जगह समीना का पैर फिसल गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी। शाहपरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन समीना पूरी तरह बेतवाज़ुन हो चुकी थी। वो शाहपरी को भी साथ लेती हुई पगडंडी से खेत में जा गिरी। खेत में पानी था। दोनों शराब की आवाज से खेत में गिरी थी और दोनों के मुंह से हल्की सी चीखें निकल गई थी। शारिक वगैरह फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। 9 लक्का और जीजा आगे बढ़कर उन्हें उठाने लगे। शारिक भी इस तरफ मुतवज्जो हो गया। एक लम्हे को वो भूल गया था कि उसने मलिक हफीज को पिस्तौल से कवर कर रखा था। मलिक हफीज किसी ऐसे मौके की तलाश में था। उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर शारिक के पिस्तौल वाले हाथ पर ठोकर मार दी और खेतों में एक तरफ भाग निकला। मलिक हफीज की यह हरकत शारिक के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर खेत में जा गया। शारिक खुद भी लड़खड़ा गया और जब वो संभला तो मलिक हफीज तकरीबन 20 गज दूर जा चुका था। रुक जाओ मलिक, वरना गोली मार दूंगा, शारिक चीखा। लेकिन मलिक हफीज रुका नहीं। शारिक जबानी तौर पर तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन इसके पास पिस्तौल नहीं था। तारीकी में खेत में पिस्तौल तलाश करना मुमकिन नहीं था। दूसरे इला में उसने मलिक हफीज के पीछे दौड़ लगा दी। मलिक हफीज पगडंडी पर दौड़ता हुआ एक दूसरे खेत की तरफ मुड़ गया। शारिक भी पूरी कुव्वत से उसके पीछे दौड़ रहा था। वो इस बात से भी डर रहा था कि अगर पगडंडी पर उसका पैर फिसल गया तो समीना और शाहपरी की तरह वो भी पानी में जा गिरेगा और फिर मलिक हफीज का हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। तारीकी और खेतों में वो इस तरह गायब होगा, उसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। मलिक हफीज के हाथ से निकल जाने का मतलब ये होगा कि पुलिस एक बार फिर उनके पीछे लग जाएगी और फिर वही पुराना चक्कर शुरू हो जाएगा, जबकि वो इससे बचना चाहता था। वो तेजी से दौड़ता हुआ दूसरे खेत की मुंडीर पर पहुंच गया। उसके और मलिक हफीज के दरमियान चंद फुट का फासला रह गया। ये फासला जैसे ही मदीर का मुंह शारिक ने छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। वो दोनों मुंडीर से लुढ़कते हुए खेत में जा गिरे। इत्तफाक से उस खेत में पानी नहीं था। शारिक मलिक हफीज के ऊपर था और उसकी गर्दन को बाजू की लपेट में लेने की कोशिश कर रहा था। मलिक हफीज ने अपना बाजू मोड़कर उसके सर के बाल पकड़ लिए और जोर जोर से झटके देने लगा। उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से लोट लगा दी। शारिक दाईं तरफ लुढ़क गया। मलिक हफीज ने संभलने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने शारिक के चेहरे पर गुंसों की बारिश शुरू कर दी। एक गुंजा शारिक की नाक पर लगा। चोट खासी जोरदार थी। इसका दिमाग झुंझुना गया। नाक से खून बह निकला। शारिक को भी संभलने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। इसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मलिक हफीज की कलाई पकड़ ली और पूरी कुव्वत से उसे मरोड़ने लगा। उसके साथ इसने संभलते हुए सर से उसके चेहरे पर ठोकर दे मारी। मलिक हफीज बिलबिला उठा। उसकी नाक से भी खून बह निकला था। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। उसने संभलने की कोशिश की मगर शारिक उससे पहले उठ गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि भागने या कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, शारिक ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे। तुम्हारा ख्याल था कि तुम भाग निकलने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन शायद तुम भूल गए थे कि मेरा नाम शारिक है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने खुद ही मेरे गजब को ललकारा है। शारिक ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। मलिक हफीज कुछ देर तक पीटता रहा, फिर वो भी संभल गया। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो रहे थे। कभी शारिक नीचे आ जाता और कभी मलिक हफीज। खेत के पौधे उनके नीचे दब रहे थे। बिलाकर मलिक हफीज को मौका मिल गया
और अब वो शारिक पर ठोकरों की बारिश कर रहा था। लेकिन मलक हफीज ज्यादा देर तक अपने दिल की बुड़ास नहीं निकाल सका था, क्योंकि नौलखे ने उसे पीछे से दबोच लिया था। मलक हफीज अब नौलखे के शिकंजे में था। नौलखे की दोनों बाहें उसके गले में लिपटी हुई थी और मलक हफीज को यूं लग रहा था जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। उसकी हल्क से फंसी फंसी सी आवाजें निकल रही थी। नौलखे ने जोरदार झटका देकर उसे छोड़ दिया। मलक हफीज मुंह के बल पौधों में गिरा। कुछ देर तक वो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, फिर गहरे गहरे सांस लेने लगा। शारिक ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर उठाया। समीना, शाहपरी और जीजा भी इसी दौरान वहां पहुंच गए। अब तुम शराफत से हमारे आगे आगे चलते रहो, शारिक ने मलक हफीज को धक्का देते हुए कहा। यह मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है। अब अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलक हफीज की नाक और ऊंटों से खून बह रहा था। उसने आसीन से खून साफ किया और पगडंडी पर चलने लगा। शारिक की नाक और ऊंटों से भी खून बह रहा था। वो भी मलक हफीज के पीछे चलते हुए आस्तीन से खून पूंछ रहा था। गांव कितनी दूर है जीजा? उसने चलते हुए पूछा। वो बाईं तरफ बस्ती नजर आ रही है ना, वो अकरम सियाल की ट्यूब वेल की है। उसके बाईं तरफ तकरीबन 20 मील के फासले पर गांव है। जीजे ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। खेतों में दूर तकरीबन 20 मील के फासले पर मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। उसके बाईं तरफ भी बहुत दूर एक मदम सी रोशनी जिल मिलाती हुई दिखाई दी। किस तरफ जाना है? शारिक ने पूछा। गांव की तरफ या ट्यूब वेल की तरफ? पहले ट्यूब वेल की तरफ चलते हैं, तुम लोगों को वहां छोड़कर मैं गांव की तरफ चला जाऊंगा। जीजे ने कहा। तो चलो आगे चलो, शारिक ने कहा। वो लोग पगडंडी पर तेज तेज चलने लगे। शाहपरी और समीना की हालत अजीब सी थी। पानी भरे खेत में गिरने से उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ हो रहे थे। हाथों और चेहरे पर भी कीचड़ लग गया था। उनके पैर भी कीचड़ में भरे हुए थे। इस तरह उन्हें चलने में भी खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। खेतों की पगडंडियों पर घूमते हुए तकरीबन 40 मिनट में ट्यूब वेल पर पहुंच गए। ट्यूब वेल चल रहा था। एक पुख्ता कोठरी में ट्यूब वेल की मोटरें वगैरह लगी हुई थी। उसके सामने एक पुख्ता हौज बना हुआ था जिसमें पानी गिर रहा था। उस हौज से आगे तकरीबन 2 फुट चौड़ा पुख्ता नाला था। पानी उस नाले से बहता हुआ खेतों की तरफ जा रहा था। ट्यूब वेल वाली कोठरी की दूसरी तरफ एक और कमरा था। उस तरफ भी एक बल्ब जल रहा था। कमरे के सामने एक चारपाई बिछी हुई थी जिसके सामने एक हुक्का भी रखा हुआ था, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं, नौलखा बोला। हैरत है, यहाँ का रखवाला ट्यूबवेल खुला छोड़कर कहाँ चला गया? मेरा ख्याल है वो पानी लगाने खेतों की तरफ गया होगा, जीजे ने कहा। वो लोग अभी बातें कर रहे थे कि अचानक ही बाईं तरफ से एक आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम लोग? अपनी जगह से हरकत मत करना। आवाज सुनकर वो सब उछल पड़े। एक आदमी दरख्त की आड़ में खड़ा था। उसने उन पर डबल बैरल राइफल तान रखी थी। अपने ही आदमी है मोहम्मद दीन, बंदूक तानने की जरूरत नहीं, जीजे ने उस तरफ देखते हुए कहा। चंद सेकंड बाद ही वो आदमी दरख्त की आड़ से निकलकर सामने आ गया। जीजे को पहचान कर उसने बंदूक नीचे कर ली। क्या बात है जीजे, रात को इस वक्त ये कौन लोग हैं? दीन मोहम्मद कहते हुए बारी बारी उनकी तरफ देखने लगा। वो 30-32 साल का कड़ियल जवान था। चेहरे पर बारी मूंछें उसे बड़ी भली लग रही थी। ए बेली हैं, जीजे ने जवाब दिया। मैंने यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, सियाल साहब से एक बहुत जरूरी काम है। इस वक्त तो सियाल साहब सो गए होंगे, मामला क्या है? उसने एक बार फिर मलक हफीज और शारिक की तरफ देखा। उन दोनों की कमीज भी खून आलूद हो रही थी। कोई कत्ल वतल का मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जीजे ने जवाब दिया। लेकिन मेरा इस वक्त अकरम सियाल से मिलना बहुत जरूरी है। वो दीन मोहम्मद को एक तरफ ले गया और मदम लहजे में उससे बातें करने लगा। पुलिस का चक्कर तो नहीं? दीन मोहम्मद ने पूछा। नहीं, कोई चक्कर नहीं है, जीजे ने जवाब दिया। तो फिर ऐसा करो कि तुम उन्हें लेकर डेरे पर चले जाओ, वहां फतेह मोहम्मद होगा। वो तो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। रात डेरे पर आराम करो, सुबह गांव जाकर सियाल साहब से मिल लेना। अगर फतेह मोहम्मद ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो? जीजा बोला। चलो मैं डेरे तक तुम्हारे साथ चलता हूँ, दीन मोहम्मद ने कहा और उनके साथ चल पड़ा। वो एक बार फिर खेतों में पगडंडियों पर चलने लगे। डेरा वहां से तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर था। 2 कच्चे मकान थे। एक मकान के साथ बहुत बड़ा याता भी था, जबकि दूसरा मकान सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। याते वाले मकान के सामने पहुंचकर वो रुक गए। दीन मोहम्मद चलने में इधर उधर देखता रहा, फिर फतेह मोहम्मद को आवाजें देने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद एक कमरे का दरवाजा खुला और दीन मोहम्मदी की तरह एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आ गया। उसके हाथ में लाठी थी, लेकिन चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो सोते से उठकर आया है। क्या बात है दीन मोहम्मद, ये लोग कौन हैं? फतेह मोहम्मद ने पूछा। उसका लहजा भी ख्वाब आवर था। ये जीजा है और इसके साथ सियाल साहब के मेहमान हैं, इन्हें अंदर ले जाओ, ये लोग रात को यहीं रहेंगे, दीन मोहम्मद ने कहा। सियाल साहब के मेहमान रात को यहाँ रहेंगे? मैं समझा नहीं, फतेह मोहम्मद बोला। मैं सुबह तुम्हें समझा दूंगा, अभी कमरे तो खोल दे, दीन मोहम्मद ने कहा। फतेह मोहम्मद चलने में उलझी हुई निगाहों से उनकी तरफ देखता रहा, फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोल दिया और उन्हें इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वो लोग भी उसके पीछे ही कमरे में आ गए और दूसरे दरवाजे से गुजरते हुए दूसरी तरफ निकल आए। इस तरफ बहुत वसी व अरीज सेहन था। सेहन के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा शेड था जिसमें बेंचें वगैरह बंधी हुई थी।
उस शेड के साथ एक कमरा था जिसमें गालिबन मवेशियों का चारा रखने का इंतजाम किया जाता होगा। जिस कमरे से वो बाहर निकले थे उसके साथ 2 कमरे और थे। उनके साथ एक मुख्तसर सा बरामदा भी था। दीन मोहम्मद ने आगे बढ़कर बरामदे की बत्ती जला दी और दोनों कमरे के दरवाजे खोल दिए। ये मकान बाहर से बज़ाहिर कच्चा ही लगता था, लेकिन अंदर से बहुत शानदार था। दोनों कमरों में पलंग बिछे हुए थे और आरामदेह कुर्सियां भी रखी हुई थी। एक कमरे में सोफा सेट भी था। वो लोग कमरों से होकर दोबारा बरामदे में आ गए और इधर उधर देखने लगे। बरामदे के सामने एक मुख्तसर सा लान भी बना हुआ था। घास के गिर्द क्यारियां बनी हुई थी और लान के ऐन वस में एक छोटा सा हौज बना हुआ था जिसमें फुआरा लगा हुआ था। ये फुआरा चलता है क्या? शारिक ने पूछा। हाँ जी, फतेह मोहम्मद ने जवाब दिया। शहर से करीब होने की वजह से यहाँ बहुत सी सहूलतें हैं। डेरे पर और गांव में भी बिजली है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई जी, आप सियाल साहब के मेहमान हैं, गांव वाले मकान में क्यों नहीं ठहरते जी? सुबह तुम्हारी समझ में ये बात आ जाएगी, शारिक की बजाय जीजे ने जवाब दिया। ठीक है जी, फतेह मोहम्मद ने कहा। आप लोग आराम करें जी, मैं अपने बाहर वाले कमरे में जा रहा हूँ। फतेह मोहम्मद बाहर चला गया। उसने ये भी नहीं पूछा था कि अकरम सियाल के वो मेहमान जख्मी क्यों हैं। उसे शायद ऐसी बातों से कोई गर्द ना थी। शाहपरी और समीना एक कमरे में आ गई। उनके कपड़े कीचड़ से लथपथ थे और पानी में तर थे। शारिक वगैरह दूसरे कमरे में चले गए। मलक हफीज को भी उसी कमरे में वो अपने साथ ले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद समीना ने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कपड़े उतार दिए और बिस्तर की चादर उतार कर जिस्म पर लपेट ली। बिस्तर पर एक और चादर भी थी। शाहपरी ने भी अपने कपड़े उतार कर वो चादर लपेट ली और दोनों खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। समीना ने बरामदे का बल्ब बुझा दिया। लान में फुआरे के करीब पहुंचकर वो रुक गई। उन दोनों ने हौज के पानी से कपड़े धोकर घास पे फैला दिए और इधर उधर देखती हुई चादरें उतार कर हौज में उतर गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो हौज में से निकली और चादरें लपेट कर कमरे में आ गई। समीना ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दोनों पलंग पर लेट गई। उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। अकरम सियाल को सुबह सवेरे इतला हो गई थी। वो सूरज तलू होने से पहले पहले डेरे पर पहुंच गया। शारिक और उसके तमाम साथी इस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। अकरम सियाल फतेह मोहम्मद के साथ डेरे के सेन में दाखिल हुआ तो फवारे के करीब घास पर जनाना कपड़े फैले हुए देखकर चौंके बगैर न रह सका। ये कपड़े किसके हैं फतेह मोहम्मद? उसने पूछा। जीजे के साथ मेहमानों में 2 खूबसूरत लड़कियां भी हैं सियाल जी, फतेह मोहम्मद ने राजदाराना लहजे में जवाब दिया। रात को जब वो लोग यहाँ आए थे तो उन लड़कियों के कपड़े कीचड़ में लथपथ थे। मेरा ख्याल इसी तरफ आते हुए किसी खेत में गिर गई होंगी। लेकिन रात को किस तरह उन्होंने ये कपड़े धोकर यहाँ डाल दिए? तो आगे बोल, रुक क्यों जाता है? अकरम सियाल ने उसे घूरा। तो उन्होंने पहना क्या होगा? उनके पास तो कोई सामान भी नहीं था, फतेह मोहम्मद ने कहा। अच्छा, अकरम सियाल ने नकारा भरा। जीजे को बुलाओ, वो उन्हीं कमरों में से किसी में सो रहे होंगे। फतेह मोहम्मद बरामदे में पहले वाले कमरे के दरवाजे के सामने रुक गया और दस्तक देने लगा। तीसरी मर्तबा दस्तक देने के बाद अंदर से समीना की खुमार आलू सी आवाज सुनाई दी। कौन है? क्या बात है? दरवाजा खोलो जीजा, सियाल साहब आए हैं, फतेह मोहम्मद ने कहा। उसने नुस्वानी आवाज पहचान तो ली थी, लेकिन उसने जानबूझकर जीजे का नाम लिया था। उसका ख्याल था कि वो सब लोग एक ही कमरे में होंगे। जीजा साथ वाले कमरे में है, समीना ने जवाब दिया। फतेह मोहम्मद दूसरे कमरे के सामने आ गया और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। दरवाजा खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। जीजा आंखें मलता हुआ बाहर आ गया और फिर अकरम सियाल को देखकर उसकी तरफ लपका। अकरम सियाल बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला था। जीजे के पीछे शारिक और नौलखा भी कमरे से निकल आए थे। शारिक की नाक और होंठ सूजे हुए थे। जीजे ने उन दोनों का तारुफ कराया तो सियाल ने भी उनसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जीजा मलक अकरम सियाल को फुआरे के करीब ले गया और वहां खड़े होकर मदम लहजे में बातें करने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे तक वहां खड़े रहे, फिर बरामदे में वापस आ गए। शारिक भाऊ, सियाल उसे एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए बोला, तुम किसी किस्म का फिक्र मत करो, ये मेरा डेरा है। पुलिस भी मेरी इजाजत के बगैर मेरी जमीनों की हदूद में कदम नहीं रख सकती। तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, आजादी से घूमो फिरो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। तुम जीजे के दोस्त हो, इस नाते मेरे भी दोस्त हुए। जीजे के मुझ पर बहुत एहसानात है। तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया सियाल साहब, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें ज्यादा दिन तो यहाँ नहीं रहना होगा, लेकिन आपकी बातों से हमें तसल्ली हुई है। मगर हमारे साथ एक और मसला भी है। वो क्या? सियाल ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हमारी कैद में है, शारिक ने कहा। कल शाम को हम यहाँ पहुंचे तो इत्तेफाक से उससे हमारा सामना हो गया। उसने पिस्तौल की जद में हमें हिरासत में लेने की कोशिश की थी, लेकिन खुद हमारी हिरासत में आ गया। हम उसे कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन उसे छोड़ना हमारे लिए खतरे का बायस बन सकता है। कौन है? कहाँ है वो? सियाल ने पूछा। मलक हफीज नाम है उसका और इस वक्त वो कमरे में बंदा पड़ा है। शारिक ने कमरे की तरफ इशारा किया। मलक हफीज? सियाल चौंक सा गया। वो तो बहुत गाग आदमी है। पहले वो फैसलाबाद में था, उसे यहाँ हुए चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं हुए, लेकिन उसने यहाँ खलबली सी मचा दी है।
उसने मेरे एक बंदे को भी शहर में पकड़कर बंद कर दिया था। मलिक हफीज से मेरा सिर्फ एक मर्तबा सामना हुआ था। मैंने अपने बंदे को तो उसी रोज छुड़ा लिया, लेकिन मलिक हफीज ने मुझे धमकी दी थी कि मेरा बंदा ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह सकेगा, और इत्तेफाक से आज मलिक हफीज मेरी जमीन पर कैदी की हैसियत से मौजूद है। सियाल साहब, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह वाकई इत्तेफाक है, वो इस वक्त आपकी जमीन पर मौजूद है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी बात का गलत मतलब ना लो शारिक बाबू, अकरम सियाल ने कहा। जब तक वो यहाँ है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम मुतमईन रहो, उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। शुक्रिया सियाल साहब, शारिक ने कहा। वो है कहाँ, मैं जरा उसकी शक्ल तो देखूं, सियाल ने कहा। वो उस कमरे में है, शारिक ने जवाब दिया, और वो लोग कमरे में आ गए। मलिक हफीज सोफे पर बंधा पड़ा था, वो भी उनकी आवाजें सुनकर जाग गया था। अकरम सियाल को देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। क्यों भाई मलक, सियाल उसकी तरफ देखते हुए बोला, इसे कहते हैं ना मकाफाते अमल। तुमने मेरे बंदे को बंद कर दिया था और अब खुद यहाँ बांध दो, लेकिन परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, और यहाँ मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मलिक हफीज ने कहा। यह बात ध्यान में रखो कि तुम लोग बच नहीं सकोगे, आज नहीं तो कल कानून की गिरफ्त में जरूर आओगे। तुम्हें छोड़ना या ना छोड़ना मेरे इख्तियार में नहीं, सियाल ने जवाब दिया। तुम मेरे नहीं, इनके मेहमान हो, तुम्हारे बारे में जो भी फैसला होगा वो ये लोग करेंगे। अलबत्ता मैं इन लोगों से इतनी सिफारिश जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस तरह बांध कर ना रखा जाए। इस इहाते के बाहर एक और कमरा है, तुम्हारे हाथ पैर खोलकर तुम्हें उस कमरे में बंद रखा जा सकता है। कमरे के अंदर तुम आजादी से उठ बैठ तो सकोगे, वहां बिस्तर भी मौजूद है, आराम से सोते रहना। मलिक हफीज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शारिक वगैरह के साथ कमरे से बाहर आ गया और फतेह मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला, फतेह मोहम्मद, चाय तो बना और फिर पिंड जाकर घर से नाश्ता बनवा कर ला, और वेख पिंड में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि डेरे में कौन मेहमान आए हुए हैं। ठीक है जी, फतेह मोहम्मद कहते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ चला गया। आओ जी, बैठक में चलकर बैठते हैं, अकरम सियाल ने कहा। वहां बातें होंगी। वो तीसरे कमरे में आ गए। ये कमरा उन्होंने रात को नहीं देखा था। सियाल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। शारिक उस कमरे को देखकर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। पुख्ता फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और बहुत ही कीमती और शानदार सोफे आरास्ता थे। छत पर 3 बहुत ही खूबसूरत फानूस लटके हुए थे, एक बहुत बड़ा और 2 छोटे। बड़ा फानूस दरमियान में था और छोटे दाएं बाएं। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स आवेजा थी। चांद आराइश की चीजें भी रखी हुई थी। उस कमरे को देखकर अंदाजा नहीं होता था कि वो खेतों में है। सियाल साहब, शारिक इधर उधर देखते हुए बोला, ये जगह है तो गांव में, लेकिन ये डेरा तो आपने शहर बना रखा है। ओ जी, शहरों के मेहमान सैरो तफरी के लिए आते रहते हैं, उनके लिए आराम और पसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना जी, सियाल ने जवाब दिया। वो लोग सोफों पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद शारिक उठ गया। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे मादरत चाहूंगा सियाल साहब, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। हमारे साथ दरअसल 2 खवातीन भी हैं, मैं जरा ये देखा हूं कि वो भी जाग गई हैं या नहीं। जरूर देखाओ, सियाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शारिक बैठक से निकलकर समीना वाले कमरे के सामने आ गया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कौन है? अंदर से समीना ने पूछा। मैं हूं समीना, दरवाजा खोलो, शारिक ने कहा। अंदर से कुंडा गिराने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला। शारिक ने हाथ के दबाव से दरवाजा पूरी तरह खोलना चाहा, मगर समीना ने उसे रोक दिया। तब शारिक चौंक गया। समीना अपने लिबास में नहीं थी, वो बिस्तर की चादर लपेटे खड़ी थी। हमारे कपड़े बाहर घास पर पड़े हैं, वो उठाकर दे दो, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? शारिक ने मुड़कर लान की तरफ देखा और उसने पहली मर्तबा घास पर फैले हुए कपड़े देखे। हालांकि वो अकरम सियाल और जीजे के साथ कितनी देर तक बरामदे में खड़ा बातें करता रहा था, मगर लान की तरफ उसने तवज्जो नहीं दी थी। रात को हम दोनों ने कपड़े धोकर वहां डाल दिए थे। इस वक्त हम दोनों बिस्तर की चादरें ओढ़े हुए हैं। मेरा ख्याल है कपड़े सूख गए होंगे, वो हमें दे दो, ना भी सूखे होंगे तो हम गीले ही पहन लेंगी, समीना ने कहा। शारिक लान में जाकर कपड़े उठा लाया जो अभी पूरी तरह सूखे नहीं थे। उसने हाथ उठाकर कपड़े समीना को थमा दिए। समीना ने धड़ से दरवाजा बंद कर लिया और शारिक बरामदे में खड़ा बाहर की तरफ देखने लगा। मशरिकी उफक पर सफेदी फैल रही थी। सुबह के हल्के उजाले में हवा के झोंकों से लहराती हुई फसलें बड़ा सैरागी मंदिर पेश कर रही थी। ऐसा हसीन और दिलफरेब मंदिर शारिक ने बहुत अरसे बाद देखा था। वो इस कदर महव था कि उसे यह भी पता नहीं चला कि कब कमरे का दरवाजा खुला और कब शाह परी उसके करीब आकर खड़ी होगी। चौंका तो उस वक्त जब शाह परी की आवाज उसकी समाज से टकराई। कितना खूबसूरत है तुम्हारा मुल्क। हाँ, शारिक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हमारा मुल्क वाकई ही खूबसूरत है, लेकिन हम बदकिस्मत हैं कि हम अपने हाथों से इसका हुस्न बिगाड़ रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने वतन की वो खिदमत नहीं कर रहे जो करनी चाहिए, और इसके बरक्स हम तो इसे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया, शाह परी ने कहा। मुझे तो एहसास हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाद लोग मुझे इस दलदल से निकलने नहीं देंगे। दरअसल हमारे इस मुल्क का निजाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। दौलत की हवस ने हर शख्स को अंधा कर रखा है।
वो सरकारी अफीसर या ताजर, कानून शिकन हो या कानून का मुहाफिज, वो सिर्फ और सिर्फ दौलत हासिल करना चाहता है। उसे सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। दौलत के उसूल के लिए हर जायज और नाजायज हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। जीजे की दास्तान तुम सुन चुकी हो। ये शरीफ बाप का बेटा था और शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन इसे गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर किया गया। इसने अपने तहफ्फुज़ के लिए कानून की मदद हासिल करना चाहिए, मगर कानून के मुआफिजों ने इसकी तरफ से आंखें बंद कर ली, जिसका नतीजा ये निकला कि वो उस दलदल में धंस गया। और जब इसने दलदल से निकलना चाहा तो इसके रास्ते में एक बार फिर रुकावटें खड़ी कर दी गई। इसका असर तो तुम देख ही रही हो। इसने बड़ी शानदार जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज वो नान शबीना तक का मोहताज है। लेकिन आफरीन है जीजे पर। उसने हर जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपना इरादा नहीं बदला। उसका बेटा कत्ल के इल्जाम में जेल में है और उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बेटे का मुकदमा लड़ने के लिए किसी वकील की खिदमत हासिल कर सके। हो सकता है बेटे को बचाने के लिए वो एक बार फिर गलत रास्ते पर चल निकले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे दोबारा इस दलदल में नहीं धंसने दूंगा। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे मुल्क में ही नहीं होता, शाहपरी ने उसके खामोश होने पर कहा। हर जगह यही हो रहा है। खवज्जर ने हर शख्स को अंधा कर रखा है। चाय बन गई है शारक बाबू। अपने अकब में जीजा की आवाज सुनकर शारक चौंक गया। उसने पलट कर देखा। जीजा उससे चंद गज पर खड़ा था और काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। तुम लोग भी बैठक में आ जाओ। अच्छा चलो, हम आ रहे हैं, शारक ने जवाब दिया। उसी वक्त समीना भी अपने कमरे से निकल आई। शाहपरी इस वक्त खेतों की तरफ देख रही थी। एक यक्का इस तरफ आ रहा था। यक्के पर दो आदमी बैठे हुए थे। चंद सेकंड बाद ही यक्का याते के बाहर आकर रुक गया। यक्के पर दूध के बड़े बड़े खाली बर्तन भी लदे हुए थे। वो दोनों आदमी बर्तन उठाकर याते का परली तरफ का फाटक खोलकर अंदर आ गए। ये कौन लोग हैं? समीना बोली। अकरम सियाल के बंदे हैं, भैंसों का दूध दोने आए हैं, जीजा ने जवाब दिया। उन दोनों आदमियों को देखकर शेड के नीचे बंधी हुई भैंसें भी डकराने लगी थी। वो दोनों आदमी आते ही अपने काम में मसरूफ हो गए। एक आदमी शेड से गोबर वगैरह साफ करने लगा और दूसरा मवेशियों के लिए चारा तैयार करने लगा। शारिक और समीना वगैरह ने फुआरे वाले होश से मुंह हाथ धोया और वो लोग जीजे के साथ बैठक में आ गए। अकरम सियाल गहरी नजरों से समीना और शाहपरी की तरफ देख रहा था। उसकी ज्यादा तवज्जो शाहपरी पर मरकूज थी। उसे अभी तक ये नहीं बताया गया था कि शाहपरी कौन है, लेकिन उसकी सुर्ख सफेद रंगत और बातों से वो समझ गया था कि वो इस इलाके की रहने वाली नहीं। शाहपरी उर्दू जबान में अटक अटक कर बात कर रही थी। शाहपरी ने भी महसूस कर लिया था कि अकरम सियाल उसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। वो अपने आप को समेटे हुए बैठी रही। ओए फतेह मोहम्मद, अकरम सियाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मलिक हफीज को भी चाय पिला दो और मेरा ख्याल है उसके हाथ पैर खोल कर उसे बाहर वाले कमरे में बंद कर दो। हाथ पैर बंधे रहने से तो वो मफलूज हो जाएगा। अच्छा जी, फतेह मोहम्मद कहते हुए बाहर निकल गया। वो लोग चाय पीते हुए बातें करते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद दो आदमी गांव में अकरम सियाल के घर से नाश्ता भी लेकर आ गए। पराठे, अंडे और साथ में सालन भी था। उन्होंने बैठक ही में बैठकर नाश्ता किया। मलिक हफीज को भी उस कमरे में नाश्ता दे दिया गया था। नाश्ते के बाद वो लोग लान में आ गए। सूरज निकल चुका था और चारों तरफ धूप फैली हुई थी। तुम लोग चाहो तो इस याते से बाहर निकलकर आसपास के खेतों में घूम फिर सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने एक आदमी को शहर भेजकर वहां की सूरत-ए-हाल मालूम करता हूँ, अकरम सियाल ने कहा। तकरीबन उसी वक्त शाहपरी ने समीना के कान में सरगोशी की। समीना ने मैंने खेत निगाहों से शारिक की तरफ देखा और वो दोनों उठकर इहाते के फाटक से बाहर निकल गईं। सुबह की रूह पहली धूप में लहलहाते खेतों को देखकर शाहपरी पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। उसने अफगानिस्तान के एक बंजर और वीरान इलाके में आंख खोली थी। वो वहीं पली बड़ी थी। अफगानिस्तान में ऐसे सब्जे का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यहाँ जवान और लहलहाती हुई फसलें आंखों को बहुत भली लग रही थी। खेतों में कहीं कहीं मिजारे भी काम करते हुए नजर आ रहे थे। वो दोनों कुछ देर तक एक जगह पर खड़ी इधर उधर देखती रहीं, फिर खेतों में दूर तक चली गई और निगाहों से ओझल हो गई। अकरम सियाल ने अपने आदमी को शहर भेज दिया और वो खुद शारिक वगैरह को वहीं छोड़कर खेतों की तरफ चला गया। शारिक वगैरह लान में घास पर बैठे रहे और जब वहां धूप फैल गई तो कमरे में आ गए। अब प्रोग्राम क्या है शारिक बाबू? नौलखे ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। हमें 2-3 दिन यहाँ रहना होगा, शारिक ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि आज जीजे को फैसलाबाद भेज दिया जाए ताकि वहां के हालात का अंदाजा हो सके। मैं चला जाता हूँ जी, जीजे ने आमादगी जाहिर कर दी। सादो कुछ जानते हो ना, सैनमा के करीब नहर के पुल पर उसने अपना अड्डा बना रखा है। जी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जीजे ने कहा। तुम सीधे उसी के पास जाओ, शारिक बोला। मेरे नाम के हवाले से उससे बात करना, उससे तुम्हें सही मालूमात हासिल हो सकेंगी। ठीक है, मैं भी रवाना हो जाता हूँ। जीजा फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। अभी नहीं, शारिक ने उसे बैठने का इशारा किया। अकरम सियाल ने अपना आदमी शहर भेजा हुआ है, उसे वापिस आ लेने दो ताकि हमें यहाँ के हालात का भी पता चल जाए। जीजा दोबारा बैठ गया। अकरम सियाल का आदमी दोपहर 2 बजे के लगभग वापिस आया था।
उसकी इतला के मुताबिक हफीज की गुमशुदगी पर शहर में हलचल मची हुई थी। पुलिस उसे बड़ी शदोमद से तलाश कर रही थी। शहर के बहुत सारे बदमाशों और गुंडों को पूछगछ के लिए थानों में बंद किया हुआ है। सब इंस्पेक्टर मलक हफीज को जंग आए हुए चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं हुए थे और यहाँ आते उसने गुंडों और बदमाशों के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम शुरू कर दी थी। शहर के जराइम पेशा तबका उससे नाराज था और पुलिस का ख्याल था कि सब इंस्पेक्टर मलक हफीज ऐसे ही लोगों के हाथ लग गया है और उसे कत्ल करके लाश भी कहीं गायब कर दी गई है। एक इतला बहरहाल इत्मीनान बख्श थी कि पुलिस ने पूछगछ के लिए शहर भर के गुंडों को धर लिया था, लेकिन जीजे की तरफ किसी ने शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया था कि वो अरसा पहले तायब हो चुका था और मलक हफीज से उसका कभी कोई झगड़ा नहीं चला था। दोपहर का खाना भी अकरम सियाल के घर से आया था। सियाल भी उस वक्त तक यहीं मौजूद था और उसने खाना इन्हीं लोगों के साथ खाया। दोपहर 4 बजे के लगभग जीजा फैसलाबाद चला गया। उसने कह दिया था कि वो रात को वापस नहीं आएगा क्योंकि शहर में उसके कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं और वो रात अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहेगा और कल किसी वक्त वापस आएगा। खेतों में शाम से पहले का मंजर सुबह से ज्यादा दिलचस्प था। बिदारे अपना काम छोड़कर ढोर डंगरों को लेकर वापस जा रहे थे। मवेशियों के गलों में बनी हुई घंटियां बड़ा दिलचस्प तासर दे रही थी। अकरम सियाल के 2 मिजारे मवेशी लेकर याते में आए तो समीना और शाहपरी भी उनके करीब चली गई। मवेशियों के शेड में बांधने के बाद वो दोनों आदमी उनके लिए चारा तैयार करने लगे। आधे घंटे बाद उन्हें चारा डालकर जब वो भैंसों का दूध धोने लगे तो समीना और शाहपरी भी उनके करीब आ गई। मैं दूध निकालूं? शाहपरी ने एक बिदारे की तरफ देखते हुए कहा। पहले कभी भैंस का दूध चोया है बीबी? बिदारे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बकरी का, शाहपरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिदारा अपनी जगह से उठ गया। शाहपरी उसकी जगह पर बैठ गई और दूध धोने लगी। मवेशी आमतौर पर अपने मालिक का हाथ पहचानते हैं। अजनबी हाथ से वो बुरी तरह बिदक उठते हैं, लेकिन हाथ बदलने पर उस भैंस ने किसी मामूली से रद्द अमल का इजहार भी नहीं किया था। शाहपरी बाल्टी नीचे रखकर दूध धोती रही। मुलाजम कुछ देर करीब खड़ा रहा, फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाता हुआ दूसरी बाल्टी लेकर दूसरी भैंस की तरफ चला गया। शाहपरी आखिरी दार निकालने के बाद उठ खड़ी हुई। उसने मुड़कर देखा तो शारक 9 लखा अकरम सियाल करीब खड़े दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। शाहपरी ने बाल्टी मुलाजिम के हवाले कर दी। उसके अंदाजे के मुताबिक उस भैंस ने तकरीबन 14 किलो दूध दिया था। सियाल साहब, शारक अकरम सियाल की तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहो तो अपने एक आदमी को कम अज कम 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हो क्योंकि ये काम शाहपरी कर लेगी। शारक की इस बात पर शाहपरी ने एक भरपूर कहका लगाया था। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग लान में बैठे चाय पी रहे थे। सियाल साहब, शारक उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपने बताया था कि मलक हफीज ने आपके बंदे को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया था। क्या जुर्म किया था उसने? जुर्म तो कोई नहीं था, लेकिन मलक हफीज को अपनी कारकर्दगी दिखाने का शौक था। सियाल ने जवाब दिया, मेरे मुलाजिम गामे का एक दुकानदार से पैसों का लेन देन पर झगड़ा हो गया था। गामे ने उसे 2 हाथ लगा दिए। उस वक्त मलक हफीज उस तरफ से गुजर रहा था। उसने गामे को पकड़कर बंद कर दिया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा था कि मलक हफीज से आपका तनाजा ऐसा तो नहीं था कि उसकी गुमशुदगी पर आप पर भी शुबा किया जाए? शारक बोला, नहीं। सियाल ने नफी में सारी लाया, वो मामला तो उसी वक्त खत्म हो गया था। पुलिस के बड़े अफसरों से मेरे भी कुछ ताल्लुकात हैं। उनकी मुदाखलत से बात खत्म हो गई थी और उसके बाद तो मेरा मलक हफीज से कभी सामना भी नहीं हुआ था। तुम मुतमईन रहो, उसके बारे में पूछने के लिए इधर कोई नहीं आएगा। मैं यही इत्मीनान चाहता था। शारक ने सारी लाया। या अगरचे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि इन दोनों लड़कियों को गाँव भेज दो। ये मेरी हवेली में रहेंगी, नहा धोकर कपड़े बदल लेंगी और वहां इन्हें कुछ दूसरी सहूलतें भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। शारक बोला। समीना और शाहपरी को भी कोई एतराज नहीं था और फिर शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले वो दोनों अकरम सियाल के साथ गांव चली गईं। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना उनके लिए गांव से आया था, लेकिन रात के खाने का बंदोबस्त डेरे पर ही किया गया था। फतेह मोहम्मद बड़ा अच्छा बावर्ची साबित हुआ। उसने सालन बहुत लजीज बनाया था और रोटियां भी उसी ने पकाई थी। मलक हफीज डेरे के बाहर वाले कमरे में बंद था। शारिक ने अपनी मौजूदगी में पहले उसे खाना खिलाया और फिर खुद 9 लड़के के साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद वो बरामदे में कुर्सियों पर बैठे देर तक बातें करते रहे, फिर कमरे में आ गए। बिस्तर पर लेटकर भी वो देर तक बातें करते रहे और फिर उन पर गनूदगी तारी होने लगी और वो नींद की आगोश में पहुंच गए। शाहरुख को अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर तक सोया था, लेकिन दफअतन उसकी आंख खुल गई। उसे यूं लगा था जैसे गोली चलने की आवाज उसकी समाज से टकराई हो। वो कमरे में इधर उधर देखने लगा। बाहर भी खामोशी थी और किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोबारा लेटना ही चाहता था कि गोली चलने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो उछलकर पलंग से उतर आया। फायर की आवाज खेतों की तरफ से सुनाई दी। वो पलंग से उतरकर दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि 9 लखा भी जाग गया। वो दोनों कमरे से निकलकर बरामदे में आ गए और इधर उधर देखने लगे। इहाते की दीवार के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनकर शारिक फाटक की तरफ लपका।